नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका फ्राइडे मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है वो अच्छा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेस कार्ड की, मार्कशीट की। देखिए, हम में से सब जब स्कूल गए थे तो प्रोग्रेस कार्ड जब मिलती थी तो बड़ा डर लगता था, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उस पे पेरेंट्स के साइन लेने पड़ते थे। मुझे तो बहुत ही डर लगता था क्योंकि मेरे प्रोग्रेस कार्ड पे पहले मम्मी के पास जाता था, वो मेरी क्लास लेती थी, उसके बाद मैं अपने डैडी से उस पर सिग्नेचर लेता था। तो मुझे बहुत डर लगता था अपने प्रोग्रेस कार्ड पे सिग्नेचर लेने के लिए। ठीक है जी। तो आप सब सोच रहे होंगे कि रोहित भाई आज ये कहा आपने, हमें स्कूल कॉलेज में पहुंचा दिया, प्रोग्रेस कार्ड की बात कर रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो? देखिए, हम सब अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फाइनेंस के रिपोर्ट कार्ड को, प्रोग्रेस कार्ड को कंटिन्यूसली रेगुलर इंटरवल पे रिव्यू करते रहें। ठीक है ना जी। क्या होता है, लोग बाग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं और लेकिन अपनी प्रोग्रेस कार्ड को या फाइनेंशियल हेल्थ को कभी चेक नहीं करते। या वो बोलते हैं भैया ठीक है, मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया है, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, मैंने दुनिया भर में इन्वेस्ट किया है, मेरी तो वेल्थ बढ़ रही है। लेकिन आपको ये हमेशा मालूम होना चाहिए एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि आपका फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। आपकी फाइनेंस की प्रोग्रेस कार्ड में प्रोग्रेस हो रहा है या स्टेगनेंट हो गए हैं या लॉसेस हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ हो रही है तो क्या हो रहा है, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। ठीक है ना। तो रिपोर्ट कार्ड फाइनेंस की बनानी जरूरत है। डैडी मम्मी का सिग्नेचर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन खुद के रिव्यू करने के लिए, खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो प्रोग्रेस कार्ड बनानी चाहिए और आप अपने स्पाउस के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है, आपको लगेगा कि रोहित भाई ये कुछ रिपीटेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स आपने पहले भी हमको बताए थे और अब आप प्रोग्रेस कार्ड में भी उसको इंक्लूड करें। देखिए, जब हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस कार्ड की बात करते हैं तो हम सिर्फ फाइनेंस की चीजों को ही उसमें इंक्लूड करेंगे, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट की हम बात नहीं करेंगे। सो फाइनेंस से रिलेटेड जो कुछ भी रहेगा, जहां से पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम उसको ट्रैक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो पीपीटी की तरफ चलते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज अभी तक आपने प्रोग्रेस कार्ड अपनी फाइनेंस की नहीं बनाई, रिपोर्ट कार्ड नहीं है, तो आज के बाद आप ये एक्टिविटी बिल्कुल रिलीजियसली स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़रूरी है। पहली चीज, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी प्रोग्रेस कार्ड आप आज से बनाएं और उसमें कंटिन्यूसली आप सबकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस होती रहे। मैं चाहता हूं कि आप सब, हम सब जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली फ्री हो जाए और जल्दी से उस नंबर को हिट कर लें ताकि हम रिटायर हो सकें। रिटायर का भी जो नया कॉन्सेप्ट आया वो फायर आया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी जो भी नंबर आपने डिसाइड किया है मेरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, वो नंबर को आप अचीव करें और रिटायर हो जाए। ठीक है जी। तो आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस कार्ड में क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीजों को समझना है, कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले लिखना है आपके बैंक के बैलेंस क्या है। आप चाहो तो इसको डिटेल में बना सकते हैं, जर्नल के रूप में बना सकते हैं। आप चाहो तो सिर्फ सिंगल फॉर्म में करेंगे। आप जितने डिटेल में बनाएंगे उतनी आपको क्लैरिटी आएगी, उतनी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट होके दिखती रहेगी। ठीक है। तो आपको बैंक बैलेंस लिखना है, आपके पास कितने बैंक हैं, किस किस बैंक में आपका क्या बैंक बैलेंस है आपको, रोकड़ा कितना है आपके पास। ठीक है जी। घर में आपने 2000 के नोट रखे हैं कि तो बदलने पड़ेंगे, 500 के नोट हैं, 1000 के तो चल ही नहीं रहे हैं, 100 के नोट है। तो आपके पास कितनी करेंसी है, इंडियन करेंसी कितनी है, फॉरेन करेंसी कितनी है, जो भी करेंसी है वो आपको लिखने की आवश्यकता, बिकॉज इट्स लिक्विड कैश है ना जी। इमरजेंसी में, फॉर्म में, इमरजेंसी के समय आपको यूज करने के लिए कैश ही लगेगा। आपके पास कितनी ज्वेलरी है, घर पे कितनी है, लॉकर में कितनी है, आपके घर के लॉकर में कितनी है, आपको एक उसका मोटा मोटा अंदाजा लेना है कि मेरे पास 20 लाख ज्वेलरी है, 25 लाख। एक मैं एवरेज आपको नंबर लिखने की बात कर रहा हूँ। गोल्ड के रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपको फ्लक्चुएशन में जाना नहीं है। आपको ये मोटा मोटा एक मालूम होना चाहिए कि मेरे पास एक 25 लाख की ज्वेलरी है, 30 लाख की ज्वेलरी है। और ज्वेलरी में क्या है, एक मोटी मोटी उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। लिस्ट बनाने का आपको ये एक एडवांटेज रहेगा,
एक तो आप ट्रैक कर सकेंगे कि आपके पास कौन कौन सी ज्वेलरी है और आपने वो ज्वेलरी को कहाँ रखा है। कुछ ज्वेलरी को आप बैंक के लॉकर में रखेंगे, कुछ ज्वेलरी को आप अपने घर के लॉकर में रखेंगे, और कुछ ज्वेलरी होगी जो आपकी घर की महिलाएं डेली यूज में पहनती होंगी, ठीक है ना। तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपकी ज्वेलरी की लिस्ट का कि कहाँ पे क्या पड़ा है। कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं कि हमने कौन सी ज्वेलरी, कौन सा, और फिर घर में कलेश होता है। तो लिस्ट बना के रखिए ज्वेलरी और उसकी लोकेशन का, ठीक है। और हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से सिर्फ एक मोटा मोटा बात करेंगे कि मेरे पास लगभग इतने रुपए की ज्वेलरी है, फ्लक्चुएशन में जाएंगे नहीं, ठीक है जी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके पास जो है, आपके घर की क्या कीमत है, आपको एक एवरेज उसकी वैल्यू लेके चलना है। रियल एस्टेट का भी मार्केट ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो आप ये मान के चलिए भाई मेरा घर 1 करोड़ का है, ऊपर नीचे हो सकता है। जब मैं बेचने जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे को 1 करोड़ का 1.25 करोड़ मिल जाए, या नीचे में 90 लाख मिले। तो आप मोटा मोटा 1 करोड़ मान के चलिए। हम ये प्रोग्रेस कार्ड इसलिए बना रहे हैं कि हमें आज के दिन में मतलब एक इंडिकेशन मिले कि मेरी हेल्थ क्या है, ठीक है जी। दूसरा, आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपको उसकी भी एक वैल्यूएशन करके रखना है कि भाई मेरी एक शॉप है बाजार में, उसकी कीमत है करीब 70 लाख रुपए। मेरे पास एक छोटा सा गाला है, उसकी कीमत है 25 लाख रुपए। मेरे पास जो भी आपने अगर मॉल में कोई शॉप ले रखी है, जहां पे भी आपकी जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसका क्या वैल्यूएशन है वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी जो भी गाड़ियां हैं, उसका एक एवरेज वैल्यू लेकर रखिए। आप जब नई गाड़ी लेंगे तो उसकी वैल्यू अलग है, और डिप्रिसिएशन हर साल उसकी कीमत कम होती रहेगी। तो आप जो फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे उसको हर साल रिव्यू करेंगे ही करेंगे। साल में तो करना ही करना है। थोड़ा सा आप चाहो तो उसको 6-6 महीने में भी रिव्यू कर सकते हैं, ताकि आपके नंबर्स जो है वो थोड़े से ठीक होते रहे। गाड़ी की वैल्यू हर साल आपको डिप्रिशिएट करनी है, 20 से 25% कम करनी है, ठीक है जी। और उस हिसाब से वैल्यू को आपको अपने प्रोग्रेस कार्ड में लिखना है। देखिए, हम ये जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरी वर्थ, मेरा प्रोग्रेस फाइनेंस का प्रोग्रेस कार्ड, मेरी जो नंबर्स है वो 2 करोड़ है, 5 करोड़ है। ये तो मैं मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस के लिए कर रहा हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि पिछले साल से इस साल में मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पे हम खुद अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में हम जो जा रहे हैं, चल रहे हैं, हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं या पीछे आ रहे हैं, है ना जी। रिव्यू करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस का मोटा मोटा क्या वैल्यूएशन है, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। बिजनेस अगर आज को आपको किसी कारण से बंद करना पड़ेगा तो आप बिजनेस को बेचेंगे तो क्या हाल होगा, वो आपको एक मोटा मोटा एवरेज लिखना, भाई क्या होगा फिर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपके पास कुछ है, आपको उसका एक मोटा मोटा वैल्यूएशन करके रखना है कि भाई मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इतने की है, इसको बेचने जाऊंगा तो मेरे को इससे इतना पैसा मिल सकता है। हम बेसिकली ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं कि हमको एक तो ये सारी क्लैरिटी हो जाए कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना जी। और वो एसेट्स को जब हम लिक्विडेट करेंगे तो हमारे पास कितनी धनराशि आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप बेचने के लिए जाओगे तो तुरंत बिक जाएगा। बेचने में हो सकता है आपको 3 महीने लगे, आपको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, ठीक है। वो एक प्रक्रिया अलग है। हम तो सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं समझने के लिए कि भाई आगे क्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट, कि आपके पास स्टॉक में, आपके स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में आपके पास वैल्यूएशन। देखिए, आपको हर महीने आपकी रिपोर्ट आती रहेगी कि आपके स्टॉक मार्केट में आपके जो डीमैट अकाउंट में इतने इतने शेयर्स है और उनकी वैल्यूएशन ये। तो हर महीने आपको वो आंकड़ा आ जाता है। आपका जो भी चैनल पार्टनर है आपके साथ वो नंबर शेयर करता है। आप वैसे का वैसा हर महीने या 6 महीने में वो फिगर रख सकते हैं। आपकी लाइफ सिंपल कि आज के दिन में मेरी शेयर मार्केट में इतनी की वर्थ है। मानता हूँ शेयर मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बट हम एक एवरेज समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। नहीं तो लोग बाग सब कहते हैं रोज भाई ये तो नंबर रोज बदलते हैं, क्या मैं रोज ये बदलूं। अरे दोस्त, 6 महीने में एक्सरसाइज करो। 6 महीने में आपको मालूम पड़ेगा ना कि भाई मेरी ग्रोथ हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है, क्या हो रहा है ना जी। हम फिर करेक्टिव एक्शन ले सकेंगे। बॉन्ड्स मेरे पास कितने हैं, बॉन्ड्स में मैंने जो निवेश किया है उसका मेरे को एक आइडिया होना चाहिए।
अच्छा, आप इसमें टर्म डिपॉजिट में ले लेंगे, आपके जो पोस्ट ऑफिस में आपने जो जो भी सेविंग स्कीम में आपने धनराशि डाली वो भी आप ले लोगे, सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी। आपका इंश्योरेंस आपने जो ली है, इंश्योरेंस में जो हम बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस में मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर इन केस आपने कोई मनी बैक स्कीम ली है तो आपको वो पैसा आएगा, जितना आपने पैसा भरा है वो आपको आएगा ही आएगा। आपने कोई इंश्योरेंस की स्कीम ली है जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न का कमिटमेंट दिया गया है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। जो आपने प्रीमियम भरा है उसका 30% आपको जो कैश मिल सकता है, सरेंडर वैल्यू आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इंश्योरेंस अगर आज के दिन में आप बंद कर देते हैं और अगर वो सारी पॉलिसीज को आप सरेंडर करते हैं अपने इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसकी क्या सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको लिखने की आवश्यकता है। ठीक है जी। आपने अगर किसी को लोन दिया है तो वो नंबर आपके पास हमेशा होना चाहिए। कल को किसी कारण से आप नहीं रहे तो आपका स्पाउस, आपका सक्सेसर, उसके पास ये जानकारी होगी कि पिताजी ने किन किन लोगों को लोन दिया था, उनसे हमने कितने पैसे लिए हैं, कितने पैसे लेने हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने ये लोन उनको दिया है, कितना ब्याज हमको उनसे आना है, ब्याज की जो दर है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या है, वो इंटरेस्ट हमको क्या मंथली देने वाले हैं, क्वार्टरली देने वाले हैं, किस तरीके से हमको वो इंटरेस्ट देने वाले हैं, क्या मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट होगा अमाउंट या मुझे जाके उनसे वसूली करना है या किसी वसूली भाई को बोलना पड़ेगा, है ना जी। कई बार क्या होता है कि हम लोन दे देते हैं और फिर उसको वसूलने के लिए किसी वसूली भाई को बोलना पड़ा, वसूली भाई जरा देखो, है ना जी। मैं आपको बहुत लाइट मोमेंट में कह रहा हूँ, मैं आपसे ये सारी चीजें की बात नहीं कर रहा हूँ। एकदम से वो पॉइंट ध्यान में आ गया वसूली भाई का, क्योंकि जब भी लोन की बात आती है तो वसूली तो कहीं ना कहीं लगती है, क्योंकि समय इतना डायनामिक हो चुका है। आज के समय में लोग भाग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, रिश्ते नातों को फट से बाजू में कर देते हैं। तो जब भी आप कोई लोन दे तो बड़ा सोच समझ के परख के ही दीजिए कि ये आपके पैसे डूबे नहीं। क्योंकि हमेशा मुझे वॉरेन बफेट साहब की बात याद आती है कि भाई आप कितना मुनाफा बनाते हो वो तो बात की बात है, लेकिन शेयर मार्केट में आपका जो प्रिंसिपल है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ठीक है जी। आपने कितना लोन लिया हुआ है ये बहुत जरूरी है। हो सकता है आपने होम फाइनेंस लिया है, कार फाइनेंस लिया है, आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोन लिया है, आपने टॉप अप कर रखा है, तो हो सकता है आपने अलग अलग जगह से लोन लिया हो। तो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि आपकी लाइबिलिटी कितनी है, आपने कितना लोन रीपे करना है बाजार में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तभी तो आपका प्रोग्रेस कार्ड बनेगा, है ना जी। अपने को अपनी लाइबिलिटी भी मालूम होनी चाहिए। तो जब हम ये सारी चीजों को करते हैं तो आपको ये पूरा उसमें जानकारी होनी चाहिए कि आपने किस किस। मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया था, है। तो हमें ये जानना है कि हमने कितने लोगों को लोन दिया है, कितने लोगों से लोन हमने लिया है। तो ये आपको एक मोटा मोटा अपना फाइनेंशियल क्या बनाना है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है। हर 6 महीने में इसको रिव्यू कर लीजिए। हर 6 महीने में इसमें कुछ नंबर्स डाल लीजिए। जैसे स्टॉक मार्केट की पोजीशन आपकी चेंज होगी, ठीक है, गाड़ी की वैल्यूएशन कम होगी, आपने जो लोन दिए हैं उसमें से कुछ रिकवर हो जाएगा, कुछ जो आपने लोन लिए हैं वो रीपे कर दिए, तो कुछ नंबर्स तो आपके बदलते रहेंगे, ठीक है ना। तो 6 6 महीने में भी अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको एक फेयर इंडिकेशन आ जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड क्या बोलता है कि भाई हमारे नंबर्स आंकड़े बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर तो आंकड़े बढ़ रहे हैं मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है, तो आपको ये रिव्यू करने की जरूरत है कि क्या ग्रोथ जो मेरी हो रही है वो क्या ठीक परसेंटेज के हिसाब से हो रही है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे हर साल एक 20% 25% के हिसाब से ग्रोथ करनी है, तो क्या वो हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर नहीं ग्रोथ हो रही है तो मुझे ऐसे कौन से करेक्टिव एक्शन लेने चाहिए, कौन से सही रास्ते पे मुझे चलने की जरूरत है जिससे ये नंबर को मैं अचीव कर सकूं। नंबर 1। दूसरी तरफ अगर हमारी नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, अगर हमारे पैसे घट रहे हैं, तो मुझे ऐसा क्या इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए जिससे मेरा जो नुकसान हो रहा है वो एकदम से रुक सके, कम हो सके। ठीक है ना। मान लीजिए आप हर महीने नुकसान कर रहे हैं 20-20 हजार का, तो सबसे पहला तो ये आपका रहेगा कि मैं किस तरीके से 20 हजार को मिनिमाइज करके 15 हजार करूं, 10 हजार करूं और जीरो लॉस पे आ सकूं, और उसके बाद में इसका ट्रेंड रिवर्स करके प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। ठीक है ना जी। तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स में, ग्रोथ
नेगेटिव ग्रोथ जब हो रही है, दोनों को रिव्यू करने की जरूरत है और उसको रिव्यू करने का करेक्टिव एक्शन लेना बहुत जरूरत है। देखिए, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ गई, उस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, नॉलेज इज पावरफुल। नॉलेज तभी पावरफुल होगा जब आप उस नॉलेज का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? आपने रिपोर्ट कार्ड बनाई, उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो वो सिर्फ कागज है, आंकड़ा है और कुछ नहीं। लाल पीला आप बना के बड़े खुश हो सकते हैं, अरे मेरे पास पिछले साल वर्थ 2 करोड़ की थी, 2 करोड़ 25 लाख हो गए, मेरे पास 25 लाख से मेरी ग्रोथ हो गई, आई एम हैप्पी। ठीक है जी। तो जो भी नंबर्स आ रहा है उसको रिव्यू कीजिए और उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लीजिए। ठीक है जी। केयर। नमस्कार।